नमस्कार दोस्तों, पंजाब टीवी में आप सभी का। देश के कई हिस्सों में कोरोना का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। कई जगह हालात चिंताजनक और कई जगह हालात बेहतर हैं। दिक्कत ये नहीं है कि कोरोना संक्रमित लोग अभी भी बढ़ रहे हैं, ये भी है कि जो संक्रमित हो चुके हैं वो भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इस समस्याओं की लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम है। आखिर ये समस्याएं है क्या? आखिर अमित शाह जब कोरोना से ठीक हो गए, इसके बावजूद उनको क्या समस्या हुई? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत जैन मौजूद हैं। डॉक्टर अजीत जैन जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने एक क्लिनिक शुरू किया है जिसको आपने फॉलो अप क्लिनिक नाम दिया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और आपने इसे क्यों शुरू किया है? मैं तो अगर बात शुरू करूं, जब हमने पहली बार 10 मरीज एडमिट किए थे 17 मार्च को, उसके बाद से हम लोगों ने उस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन थी और अटेंडेंट और ये लोग नहीं आ रहे, तो पैनिक बहुत ज्यादा था। पैनिक इतना ज्यादा कि बेटा अपने पिताजी से या पिताजी अपने बेटे से मिलने तक में डर रहे थे। हर एक को ये लग रहा था कि मेरे को कोरोना हो गया तो मैं तो अब मर जाऊंगा। वो जो फियर था, वो जो डर था, जो पैनिक था, उसके कारण, और लॉकडाउन के अंदर लोग उनके रिश्तेदार घर वाले नहीं मिलने आ पा रहे थे, उसके कारण एक अजीब सा माहौल था वो। उस माहौल में हमने सबसे पहले साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा संबल देने के लिए एक टेलीफोन करने की व्यवस्था शुरू करी कि हम दिन में हर पेशेंट को एक बार तो व्यक्तिगत रूप से बात करता ही था मैं, और कईयों से 4-4, 5-5, 6-6 बार। अस्पताल में दाखिल था, अस्पताल में दाखिल था, आप उसे भी फोन करते हैं। हाँ, और हम ये आज तक कर रहे हैं। हम आज भी हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट को डेली एक बार तो फोन करते ही करते हैं, उससे ये पूछने के लिए कि कोई भी तरह की समस्या हो, चाहे आपका चाय सुबह का ठंडा आया हो, चाहे नाश्ता लेट हो गया हो, या खाने का टेस्ट ठीक नहीं हो, किसी भी तरीके की, चाहे बाथरूम लॉक हो गया हो या कोई दवा लेट हो गई हो, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये रहे कि हमें यहाँ सुनने को, अगर हमारे घर वाले नहीं है, हमारे अटेंडेंट वार्ड में अलाउड नहीं है, तो भी कोई है। एंड दिस गिव्स देम ए साइकोलॉजिकल रिलीफ। और ये एक हमारी पहली शुरुआत है कि वो, उन्हें लगता है कि मैं एक ठीक जगह हूं, आई एम बीइंग वेलकम। ये सिलसिला जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, तो डिस्चार्ज पेशेंट के कभी कभी फोन आने लगे कि सर मेरा कोविड तो आपने डबल नेगेटिव करके भेजा, लेकिन मेरे को अभी भी सांस की समस्या है, या पल्पिटेशन, घबराहट होता है, या मेरा सेंस जो स्मेल का टेस्ट का वापस नहीं लौटा है। उस तरीके की समस्याएं, कुछ साइकोलॉजिकल समस्याएं बताते थे। तो तब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कोविड हॉस्पिटल था, तो मैं उन्हें हमेशा दूसरे नॉन कोविड हॉस्पिटल के लिए जो उनके पास होता था सजेस्ट करता था। ये समस्या जब थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी, तो हम लोगों ने एक नई चीज शुरू करी कि हमारे यहाँ से डिस्चार्ज पेशेंट को हम सबको कॉल करने लगे। लगभग जो 1,500 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, उन सबको कम से कम 2 कॉल, कुछ की 3, 4, 5, 6 कॉल भी हो चुके हैं जिनकी समस्या है उनको। तो हम लोगों ने उनकी समस्याएं सुनना शुरू किया, पूछना शुरू किया कि आखिर कोविड से ठीक होने के बाद में आपको क्या तकलीफ है। तो डिफरेंट तरह की समस्याएं लोगों ने बताई। जैसे एक सेगमेंट था जो यहाँ पर डबल नेगेटिव होके गया था, तो यही 20, 22, 25 दिन तक आइसोलेट रहा, फिर घर जाके 14 दिन आइसोलेट रहा। तो कई लोग हैं जो 1 महीने के लगभग आइसोलेट रहे या उससे कम ज्यादा रहे। 1 महीने में जिंदगी में उन्होंने पहली बार देखा कि मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ, दोस्तों के साथ नहीं हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई मिलने नहीं आता है, हर आदमी मुझसे दूर रहता है। तो काफी लोग तो इससे कोप अप कर लिए और अपने आप को कंपोज रख पाए, बट कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब हो गए इससे, एंड उनके बिहेवियरल पैटर्न में चेंज आने लगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, एक तो हमें बड़ा सेगमेंट ये मिला। दूसरा सेगमेंट वो था जिनको पहले से समस्या थी, पहले हार्ट अटैक हो रखा था, बाईपास सर्जरी हो रखी थी, स्टंटिंग लग रखी थी, या एरिथमियाज की प्रॉब्लम थी, उनको सांस की तकलीफ होती थी, छाती में भारीपन की तकलीफ होती थी।
इनकी समस्याएं बढ़ गई। जैसे हम अगर मेडिकल टर्म में बोलूं तो हम बोलते हैं NYHA क्लास 1 से जो पेशेंट थे 2 में चले गए, 2 वाले 3 में चले गए। उनकी समस्याएं एग्रेवेट होने से उनका ऑप्टिमाइजेशन भी करने की कोशिश करी हमने दवाइयों का, बट फिर भी सिम्टोमेटोलॉजी एग्रेवेट होने से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो गया। पहले वो सपोज करिएगा कि 500 मीटर चलने पे जितना थकते थे अब 200 मीटर पे उतना होने लगा। तीसरा सेगमेंट ऐसे था जो पहले बिल्कुल ठीक थे बट अभी तक नॉर्मल नहीं पहुंचे, अभी भी उनको हल्की फुल्की सांस फूलती है, हल्का फुल्का उनको टेस्ट का या सेंस स्मेल का प्रॉब्लम है, या कुछ लोग जिनको डायरिया वगैरह वो उनके हल्का माइल्ड एब्डोमिनल पेन रहता है, या कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टोमेटोलॉजी, साइकोलॉजिकल सिम्टोमेटोलॉजी है। तो ये जब सिम्टोमेटोलॉजी हम पे इकट्ठी होती चली गई तो हमें लगा कि इन लोगों की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उनको ड्यूरिंग कोविड और प्री कोविड स्टेजेस नहीं पता है। हम लोग वो हैं जिन्हें हमें प्री कोविड और कोविड के दौरान हुई हुई समस्याओं का पता है, तो शायद हम इनको बेटर कर पाए। तो उसके बाद हम लोगों में डिस्कशन शुरू। डॉक्टर अजीत जैन, आम दर्शकों की भाषा में कहूं कि कोरोना होने से पहले की समस्या और कोरोना होने की समस्या है, आप दोनों जानते हैं जी। और इसलिए आपने उनका इलाज इसलिए उनका इलाज सोचा। और जहां तक मैं समझ पाया हूं कि गृह मंत्री अमित शाह को दूसरे नंबर थकान होने लगी, समस्याएं आने लगी, शरीर थकने लगा। ये जो समस्या इस तरह की आती रही उसमें हमें 2-3 चीजें दिमाग में थी। नंबर 1 तो कि इन पेशेंट्स को शायद हम लोग बेटर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि हमें समस्याएं पता है, हमें उनकी प्री कोविड स्टेज भी पता है, ड्यूरिंग कोविड कैसा बिहेव किया, क्या पैटर्न था उनका दवा का, हमें वो भी पता है, तो शायद हम बेटर कर पाए। इस कंसेप्ट पे हमारे यहाँ पे सभी डॉक्टर्स में बात होती रही। अल्टीमेटली हमारे डायरेक्टर सर का आया कि भाई वी शुड डू समथिंग, और हमने एक पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू किया। पोस्ट कोविड क्लिनिक का हमने एक एरिया बनाया कि वी ट्राई टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। हमने उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट रखे काउंसलिंग के लिए, उसके अंदर पल्मोनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, इन सबकी सुविधाएं देने की कोशिश करी है। वहीं पे उसी छत के नीचे हमने योगा के लिए भी रखा है ताकि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो करना है वो भी उसी जगह हमने एक चैम्बर बनाया, एक बड़ा हॉल बनाया पेशेंट के लिए, वहीं पे सैंपल कलेक्शन के लिए रखा, वहीं पे हम ECG वगैरह शुरू किए हैं। इसके पीछे हमारी 2-3 इच्छाएं थी। नंबर 1 तो हम इन पेशेंट को ठीक से वर्कअप कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सकें और ये पता लगा सके। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बात, मानिएगा किसी पेशेंट को सांस का तकलीफ है, अब वो सांस का तकलीफ उसको क्यों है, हार्ट के कारण है कि लंग्स के कारण है, तो हमारे पास में उसकी प्री कोविड फाइल है जिसमें हमारे पास उनका CT स्कैन है, उसकी जो कार्डियक प्रोफाइल है, NT-प्रो BNP जो हम हार्ट फेलियर के लिए देखते हैं, ट्रॉप आई जो देखते हैं, ECG जो देखते हैं। अगर सपोज किसी का कोविड के दौरान NT-प्रो BNP या ट्रॉप आई या ECG चेंजेस एरिथमियाज वगैरह थे तो हमें ये उसी वक्त समझ में आ जाता है कि इसकी सांस की तकलीफ फेफड़ों के कारण नहीं है, ये हार्ट के कारण है। तो उसे हम फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसका मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन कराते हैं। हमें पता लगा सांस का तकलीफ से पहले इनका CT स्कैन बहुत खराब था, तो CT स्कैन खराब है, फेफड़े खराब है, उनके पुराना एक्सरे खराब है, तो अब हम पल्मोनोलॉजिस्ट को बात करते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट उसको फिर उस हिसाब से करता है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली वुहान से जो सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के, मेरा अगला सवाल वही था, जो वुहान में जो केसेस आ रहे थे छाती के कंजेशन और उस तरीके की समस्याएं, उस पर भी क्या आप लोग काम कर रहे हैं क्या? जी, तो अभी हम उसके लिए एक्सरे टेस्ट, CT स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये करके उनका CT स्कैन पे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये फाइब्रोसिस की स्टेज है। जैसे चेस्ट के अंदर कोविड के कारण जो कंसोलिडेशन हुआ है, उस कंसोलिडेशन में डिफरेंट स्टेजेस होती है, पहले एक्सुडेशन स्टेज, देन प्रोलिफरेशन स्टेज और फिर कोलेजन फाइबर डिपोजिशन स्टेज, जिसमें फाइब्रोसिस होता है। इसमें एग्जैक्टली क्या है, आपका लंग एक इलास्टिक ऑर्गन है जो फूलता और पिचकता है, जो हवा बाहर लेता है छोड़ता है। जब इसकी ये इलास्टिसिटी कम होती है और ये फूलना पूरा की जगह आधा करता है और वापस एक्सपांड करता है, तो उसमें इसकी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है।
तो जब आपको जरूरत होती है काम करने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन की नहीं मिल पाती है, आपकी सांस फूलती है। इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस का एक बड़ा रोल है। ऐसी जिनका हार्ट का है, जिनको मायोकार्डाइटिस हुई है, जिनको एरिथमियाज हुए हैं, उनको उसके कारण होती है, उनका वो इलाज है। ऐसी सेंस का है तो हो सकता है हमें बाद में ईईजी और सीटी स्कैन ब्रेन करके एनालाइज करना पड़े, तो हम हर एक डिपार्टमेंट को साथ में लेके कर रहे हैं। क्या क्या आपने दवाओं को लेकर भी कोई प्रयोग शुरू किया है? मान लीजिए किसी की समस्या जो है उसकी क्या दवा दी जाए, किसको फ्यूचर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के दवा दी जाए, ये बताइए। उनको कंटिन्यू रखना है, जिनको स्टैटिन चल रहा है उनको भी कंटिन्यू रखना है, जिनको ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन और ये चल रहे हैं वो भी कंटिन्यू रखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बट अब नया चीज हमको ये देखना है कि इनका मेडिसिन का ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद में क्या हम इन दवाओं को, कुछ दवाइयां जैसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस में देते हैं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, जिनका सीटी स्कैन ड्यूरिंग कोविड अगर बहुत खराब है, तो क्या ये दवा हम पहले से शुरू कर दें ताकि उसको बाद में ये सिचुएशन ना आए। अब उसके ऊपर हम लोगों की टीम ने काम करना शुरू किया है। जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनका हम लोग कंप्लीट डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस डेटा को इकट्ठा करके उनका मेडिसिन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और उनकी ये समस्या को ज्यादा खराब होने से पहले, इरिवर्सिबल स्टेज में जाने से पहले ही हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम उनका पुराना रिकॉर्ड निकाल के उस रिकॉर्ड से अभी के इन्वेस्टिगेशन को मैच करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मरीज में इस वक्त जो समस्या आई है उसका पास ड्यूरिंग कोविड कैसा था। अगेन टेक एग्जांपल की, अगर मान लीजिएगा सीटी स्कैन पहले का खराब था और उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस ज्यादा हो रहा है, तो सीवियरिटी बेसिस पे सीटी स्कैन की जो हम निकालते हैं कि कितनी सीवियरिटी के ऊपर ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस चेंजेस आने लगे हैं, उस सीवियरिटी के ऊपर हम हो सकता है कि जो कोविड का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है मेडिसिन देने का, जो गाइडलाइन है, हम उस गाइडलाइन को इम्प्रोवाइज करें ताकि हम ड्यूरिंग कोविड ही वो दवा शुरू कर पाए, ताकि पोस्ट कोविड उसको वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हम लोगों का दो एम रहेगा। नंबर एक कि हम पोस्ट कोविड एक गाइडलाइन बना पाए कि किस तरह की समस्या पे और किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन वैल्यू पे क्या दवाइयां हमें ऐड करनी है। जिस तरीके से हमने ड्यूरिंग कोविड का एक गाइडलाइन बनाया है, हर देश ने बनाया, हमारे देश ने भी बनाया, आईसीएमआर ने बनाया, एम्स ने बनाया, चाइना ने, इटली ने, और इन सब गाइडलाइंस को इकट्ठा करके हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हमने अपना एक गाइडलाइन बनाया। उसी तरीके से हम पोस्ट कोविड क्लिनिक पीसीसी का भी एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश में है। एक बार अगर हम पोस्ट कोविड क्लिनिक का गाइडलाइन बना देंगे तो हम लोग उसे पब्लिश करेंगे ताकि दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, दूसरी जगहों पे भी उस गाइडलाइन की सहायता से मरीजों को इलाज दिया जा सके। मेरे ख्याल से ये दुनिया में पहला मामला होगा, ये दुनिया में पहला मामला होगा जो पोस्ट कोविड गाइडलाइंस आप बनाएंगे दिल्ली के एक अस्पताल में। सर ये तो नहीं कह सकता मैं कि ये पहला है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में अभी हम ही लोगों ने शुरू किया है ये, और हो सकता है किसी और ने भी किया, क्योंकि मुझे उतना दूसरों के बारे में नहीं पता सर। हर डॉक्टर सोचता है, हर हॉस्पिटल सोचता है, हर आदमी बेटरमेंट का सोचता है, बट हाँ डेफिनेटली ऑफिशियली हमारा पोस्ट कोविड क्लिनिक दिल्ली सरकार का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक है जो हमने ऑफिशियली खोला है, एंड वी आर वर्किंग। दुनिया में हो जगह और जगहों पे भी हो सकता है लोग काम कर रहे हो, बट हाँ दिल्ली सरकार का ये हमारा पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक है। इसके साथ जो हम लोग अभी हम अगर बात करें दिल्ली के दूर बैठे हुए हमारे दर्शक हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उन्होंने चलने में थकान आती है, सांस फूलती है, और जो समस्याएं आपने तीन प्रमुख बताई हैं वो अगर हैं तो उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपका ये साक्षात्कार देख करके वो सीख सकें और समझ सकें? बेसिक बात तो ये कि जो भी पोस्ट कोविड सिक्वेली है, जिन भी लोगों को ऐसी कोई समस्या हो रही है, उनको जितना जल्दी हो एक बार कोविड नेगेटिव टेस्ट के बाद में कंसर्न डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को, पल्मोनोलॉजिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को अर्लीस्ट कंसल्ट करना है। कोई भी समस्या को उतना आगे नहीं ले जाना कि वो इरिवर्सिबल या बहुत ही मुश्किल से रिवर्स होने की स्टेज में पहुंचे। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको अवेयर होके और डॉक्टर के पास जाना है, और कंसर्न डॉक्टर के पास जाना है, किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो आपको हम लोग गाइडलाइन बताते हैं क्वारंटीन के टाइम में, जो हम आपको फिजियोथेरेपी बताते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं,
इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री करने का बताते हैं, जो बॉल उठाने का सिस्टम होता है, जो एक ग्रेजुअली आपको ब्रिस्क वॉकिंग का हम तरीका बताते हैं, उसको जरूर फॉलो करें। ये नहीं कि हम लोग थोड़ा ठीक हो गए तो अब बैठ गए हैं। अब अभी घर में बैठ के जो हम हमारे यहाँ पर जैसे सभी लोगों को, जितने पेशेंट हैं उनको दिन में हम 2 बार योगा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। और योगा और एक्सरसाइज के दौरान, उसके पहले उसके बाद उनका हार्ट रेट, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, वाइटल कैपेसिटी, सैचुरेशन, हम सब कुछ नोट डाउन करते हैं। हमारे यहाँ के पेशेंट्स को पता है कि जब मैं भर्ती हुआ था तब मेरा ये सब कितना था, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तब कितना था, और अब जब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ डिस्चार्ज होके कितना है। तो हमारे यहाँ के सारे मरीजों को हमने बहुत ढंग से ट्रेन किया हुआ है। डेली सुबह शाम हम 2 बार करते ही हैं। हमारे यहाँ का हमने एक शेड्यूल बनाया, सुबह बेड टी है, बेड टी के बाद में योगा क्लासेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट है, फिर एक ब्रेक है, फिर लंच है, देन पोस्ट लंच अगेन एक इवनिंग टी के बाद फिर से योगा क्लासेस हैं शाम को। और बीच में जो टाइम है लंच और उसके बीच में हमारा रिक्रिएशन रूम बनाए हमने यहाँ, जहाँ पे कैरम, चेस, लूडो, ऐसे सारे इंडोर गेम रखे हैं जहाँ ये सारे पेशेंट खेलते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। और इनमें अब तो कईयों में आपस में दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई है, एंड दे टॉक टू ईच अदर। तो ये जो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की समस्याओं को बताते हैं, जो हम इनको सिखाते हैं हमारे यहाँ की स्टेइंग के अंदर, योगा क्लासेस में, फिजियोथेरेपी क्लासेस में, उन सबको कंटिन्यू करें। जिस भी अस्पताल में सिखा रहे होंगे, हर अस्पताल में बताते हैं, उसको जरूर कंटिन्यू करें, उसके अंदर कोई कोताही ना करें। और कम से कम एक बार अपने कोविड अस्पताल में ठीक होने के बाद वापस से वहां के डॉक्टर से जरूर मिलें, जरूर दिखाएं उनको, और जो बेसिक जांचें हैं वो भी करा के देख लें, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी समस्या है, पहली बात डॉक्टर की बात बहुत ध्यान से सुने, दूसरी बात अपनी तरफ से कोई दवाई ना ले, तीसरी बात एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ध्यान जरूर रखें। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप ये ना सोचें कि जब आप कोरोना संक्रमित थे, अस्पताल में थे, तो परिवार आपसे जुड़ा नहीं था, रिश्तेदार आपसे जुड़े नहीं थे, दोस्त आपसे जुड़े नहीं थे। कुछ मजबूरियां तो रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्योंकि संक्रमण अत्यधिक खतरनाक था, इसलिए ये समस्याएं आई हैं। इसको अपने दिल पर बोझ की तरह मत रखिए, आप एक मानसिक विकार मत बनाइए। आपने अपने परिवार से मोहब्बत की है, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके डॉक्टर और सभी, यानी मीडिया का हर एक सिपाही जो हम लोग कोरोना के दौरान भी आपके बीच थे, सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर अजीत जैन, आप हमारे साथ जुड़े, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के दर्शकों के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।